दिल्ली की ठंडी शाम थी। धुंध सी छाई थी चारों तरफ। 75 साल के विक्रम सिंह राठौर, एक रिटायर्ड क्राइम डिटेक्टिव, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बैठे किताबें पढ़ रहे थे। उनकी जिंदगी अब शांति से कट रही थी। न कोई केस, न कोई पीछा, और न ही वो पुराने डरावने सपने। लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। विक्रम ने चश्मा हटाया, दीवार घड़ी की तरफ देखी। शाम के 7:10 हो रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? उन्होंने बुदबुदाते हुए दरवाजा खोला। सामने एक जवान इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर रजत। सर, हमें आपकी जरूरत है। अब? इस उम्र में? विक्रम ने हैरानी से पूछा। रजत ने एक फाइल उनके हाथ में दी। 4 मर्डर, एक जैसे पैटर्न, और एक नोट जो सिर्फ आपको समझ आएगा। विक्रम के हाथ कांप उठे जब उन्होंने फाइल में रखा वो नोट पढ़ा। पुराने खेल को फिर से शुरू करे विक्रम, पर इस बार आखिरी चाल मेरी होगी। एस एस। उनका दिमाग एकदम भटक गया। ये वही सिग्नेचर था जो 1994 में शाहीन बाग केस के वक्त मिला था। एक सीरियल किलर जिसने 7 लोगों को मारा था और फिर गायब हो गया था। पर मैंने तो उसे पकड़ लिया था। राकेश मल्होत्रा था वो, और वो तो जेल में मरा। रजत ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, राकेश की डेथ रिपोर्ट है, पर हाल की वारदातें हूबहू वैसी ही है। पहला मर्डर करोल बाग, एक 40 साल की अकेली औरत गला रेता गया। दूसरा मर्डर लक्ष्मी नगर, एक बूढ़ा टीचर, सीने में 2 बार चाकू। तीसरा मर्डर द्वारका, एक टैक्सी ड्राइवर कार में जला हुआ मिला। और चौथा, आज सुबह मॉडर्न कॉलोनी में एक बच्चा, सिर पर गहरी चोट, हर जगह एक छोटा सा नोट एस से साइन किया हुआ। रात को विक्रम सो नहीं पाए। कागज, नोट्स, पुराने केस फाइल्स उन्होंने बाहर निकाले, पर एक फाइल जैसे चीख रही थी, शाहीन बाग केस। वो फाइल खोलते ही एक पुरानी फोटो नीचे गिर गई। उसमें था वो राकेश और तीसरा आदमी। ये कौन है? वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा, पर याद नहीं आ रहा था। विक्रम की आंखें खुली रह गई। शायद यही है असली कातिल। क्या राकेश सिर्फ एक मोहरा था? वो उठा, बिस्तर पर बैठा और खुद से बोला, खेल फिर से शुरू हो चुका है, पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन सुबह रजत उसे लेकर एक नए क्राइम सीन पर गया। वहां दीवार पर खून से लिखा था, हर बार तुम जीते, विक्रम। इस बार मेरी बारी है। विक्रम की रूह कांप उठी। ये मुझे जानता है, मेरी सोच को, मेरे डर को। क्या ये कोई पुराना साथी था या कोई अपना? ठंडी सुबह थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। विक्रम अपनी पुरानी जीप में बैठा इंस्पेक्टर रजत के साथ क्राइम सीन की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर दोनों चुप थे। सिर्फ गाड़ी की हल्की आवाज और बाहर सन्नाटा। कुछ देर बाद वो एक पुराने घर के सामने रुके। घर टूटा फूटा सा था। बाहर पुलिस टेप लगी थी और 2 कांस्टेबल खड़े थे। रजत ने कहा, सर, ये 5वां मर्डर है, पर इसमें कुछ अलग है। विक्रम अंदर गया। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। फर्श पर खून के निशान। दीवार पर वही खून से लिखा गया मैसेज, तुम्हारे हर फैसले का हिसाब लिया जाएगा। विक्रम ने दीवार को ध्यान से देखा। उस खून से बने अक्षरों के नीचे हल्के से उंगली के निशान थे, जैसे कोई लिखते वक्त डर रहा हो या फिर जल्दी में था। विक्रम ने कमरे का कोना कोना देखा। एक टूटी हुई अलमारी, फर्श पर एक पुराना कैमरा और एक लिफाफा। वो लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, सिर्फ विक्रम के लिए।
विक्रम ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। उस फोटो में 4 लोग थे, विक्रम, राकेश मल्होत्रा, एक और आदमी और चौथा आदमी जिसका चेहरा धुंधला था। किसी ने जानबूझकर चेहरे पर स्याही फैला दी थी। पीछे लिखा था, भूल गए? ये चौथा भी वही था, लेकिन अब वो पीछे नहीं रहेगा। विक्रम की सांसें तेज हो गई। मैंने इसे पहले कहीं देखा है, उन्होंने खुद से कहा। पर कब? उसी वक्त पुलिस रेडियो पर आवाज आई, साउथ दिल्ली के पार्क में एक और लाश मिली है। सर, आपको तुरंत वहां आना होगा। विक्रम और रजत तुरंत गाड़ी में बैठे और चल पड़े। पार्क में भीड़ जमा थी। मीडिया वाले कैमरे लेकर खड़े थे। पुलिस उन्हें रोक रही थी। अंदर एक आदमी की लाश पड़ी थी। सफेद कुर्ता, नीली जीन्स, गले में चेन, पर चेहरा पूरी तरह जलाया गया था। पास में ही एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, कांपते हुए। उसने कहा, मैंने देखा। वो आदमी उसे धक्का दे रहा था। उसका चेहरा छुपा हुआ था, पर उसकी आवाज, वो चश्मा पहनता है। विक्रम चौंक गया। कौन है जो मेरी तरह चश्मा पहनता है और इन मर्डर में शामिल है? वो बच्ची फिर बोली। उसने कहा था, बोल मत किसी से, वरना तुम भी जाओगी उसी के पास। विक्रम ने बच्ची को धीरे से थामते हुए पूछा, क्या तुम उसकी आवाज पहचान सकती हो अगर फिर से सुनो? बच्ची ने सिर हिलाया। रजत ने तुरंत अपने मोबाइल में कुछ पुरानी ऑडियो क्लिप्स चलाई। राकेश की, कुछ संदिग्धों की, पर बच्ची बार बार सिर हिलाती रही। फिर विक्रम ने कहा, मेरी आवाज चलाओ। जैसे ही क्लिप चली, बच्ची डर के मारे पीछे हट गई। यही है, यही थी आवाज। सन्नाटा छा गया। रजत और बाकी पुलिसकर्मी विक्रम को देखने लगे। विक्रम सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी आवाज है। रजत बोला, सर, क्या कोई आपकी आवाज की नकल कर सकता है? विक्रम कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें कहीं दूर चली गई। फिर अचानक उसे याद आया, एक पुराना केस। एक छोटा सा कैदी, नाम था समीर भाटिया। उसे विक्रम ने 25 साल पहले गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उसका जुर्म था दूसरों की आवाज की हूबहू नकल करना और फोन कॉल्स पर लोगों को ब्लैकमेल करना। विक्रम ने फौरन रजत से कहा, समीर भाटिया का रिकॉर्ड निकालो। वो आजकल कहाँ है? कुछ देर बाद रिपोर्ट आई, सर, समीर को 15 साल पहले छोड़ दिया गया था। उसके बाद उसने दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, पर फिर गायब हो गया। अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। विक्रम की आंखों में डर की झलक थी। अगर समीर ही है, तो वो सिर्फ मर्डर नहीं कर रहा, वो खेल खेल रहा है मेरी जिंदगी से। रात होते ही विक्रम अपने घर लौटा, लेकिन आज उसे नींद नहीं आई। रात के 2 बजे दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज अंदर डाला गया। विक्रम ने उठकर उसे उठाया। उस पर सिर्फ 4 शब्द थे, अगला शिकार तुम हो। विक्रम ने कांपते हुए खिड़की की ओर देखा। एक परछाई दिखी और फिर गायब। वो भागकर बाहर गया। गली सुनसान थी, पर एक दीवार पर स्प्रे से लिखा था, समीर भाटिया वापस आ गया है। विक्रम के होश उड़ गए। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था, अब ये एक पर्सनल बदला बन चुका था। रात भर विक्रम को नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाह रही हों। वो बार बार खिड़की के बाहर झांकता, पर हर बार वहां सिर्फ सन्नाटा होता। सुबह की पहली किरण भी जैसे डरते डरते कमरे में आई। विक्रम उठा, चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे। उसने धीरे से अलमारी खोली और एक पुराना बक्सा निकाला।
उस बक्से में उसकी पुरानी डायरिया थी, पुराने केस की फाइलें और कुछ तस्वीरें। वो एक एक करके सब देखने लगा। फिर उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था समीर भाटिया, केस नंबर 146B। उसने फाइल खोली। उसमें समीर की एक पुरानी तस्वीर थी, दुबला पतला, आंखों में गुस्सा और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो मुस्कान डरावनी थी। विक्रम ने खुद से कहा, उस समय मैं समझ नहीं पाया था ये मुस्कान किस बात की थी। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर रजत था। सर, हमें एक नया क्लू मिला है, आपको फौरन थाने आना होगा। विक्रम तैयार होकर थाने पहुंचा। रजत ने उसे एक USB ड्राइव दी। सर, ये एक CCTV फुटेज है। कल रात जिस गली में वो मैसेज मिला था, वहां एक दुकान के बाहर कैमरा था। उसमें कुछ दिखा है। उन्होंने कंप्यूटर में फुटेज चलाई। वीडियो में रात के 2 बजे एक आदमी दिखाई दिया। उसने मुंह पर मास्क पहना था और काले कपड़े पहने थे। वो दीवार पर स्प्रे करता है, फिर एक कागज दरवाजे के नीचे डालता है और धीरे धीरे गली में आगे बढ़ता है। रजत ने वीडियो पॉज किया और जूम इन किया। देखिए सर, उसकी चाल कुछ जानी पहचानी लगती है क्या? विक्रम ध्यान से देखने लगा। फिर अचानक बोला, ये समीर की चाल है। मैं भूल नहीं सकता। जेल के अंदर जब भी वो चलता था, उसके दाएं पैर में हल्का सा लंगड़ापन होता था। रजत ने तुरंत कहा, तो अब पक्का हो गया सर, ये समीर ही है। विक्रम बोला, पर सवाल ये है, वो इतने साल कहां था और अब क्यों वापस आया? तभी एक और सिपाही कमरे में घुसा। सर, हमें एक नई लाश मिली है। इस बार मर्डर म्यूजियम के पास हुआ है। म्यूजियम? विक्रम चौंका। वो जगह अब बंद हो चुकी है ना? जी सर, लेकिन किसी ने ताला तोड़ा है और अंदर एक लाश मिली है, साथ ही कुछ अजीब चीजें भी। विक्रम और रजत तुरंत वहां पहुंचे। म्यूजियम के अंदर घुप अंधेरा था। पुराने क्राइम केस की चीजें अभी भी वहां रखी थी। बंदूकें, कपड़े, चाकू और फोटोज। मर्डर स्पॉट उसी म्यूजियम के उस हिस्से में था जहां एक समय विक्रम का केस द रैग पिकर डिस्प्ले में रखा गया था। एक आदमी की लाश कुर्सी से बांधी गई थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान काटी हुई और आंखों में डर जम गया था। पास में एक टीवी स्क्रीन लगी थी जिस पर एक वीडियो लूप में चल रहा था। विक्रम ने बटन दबाया। स्क्रीन पर समीर का वीडियो चलने लगा। वो कैमरे के सामने बैठा था। अंधेरे में सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, विक्रम सर, आपको मेरी याद तो होगी। आपने मुझे पागल खाने भेजा था, जेल से भी बुरी जगह, लेकिन आप भूल गए होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। अब वक्त है आपके सारे फैसलों का हिसाब लेने का। फिर वो मुस्कराया और बोला, हर लाश एक कहानी कहेगी और आखिरी कहानी आपकी होगी। वीडियो बंद हो गया। विक्रम ने लाश की तरफ देखा। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा म्यूजिक बॉक्स। विक्रम ने उसे खोला। जैसे ही बॉक्स खुला, एक मीठी सी धुन बजने लगी। वही धुन जो विक्रम के बेटे को सुनने में बहुत पसंद थी और जो अब कोई नहीं बजाता था। विक्रम के हाथ कांप गए। रजत ने पूछा, सर, ये धुन आपको कैसे पता है? विक्रम धीमे से बोला, ये मेरे बेटे की पसंदीदा धुन थी। लेकिन समीर को ये कैसे पता? फिर उसे याद आया, समीर कुछ वक्त के लिए उस हॉस्पिटल में भर्ती था जहां विक्रम का बेटा भी इलाज के लिए जाया करता था। कहीं समीर ने वहीं से ये सब नहीं देखा था? अचानक रजत के फोन पर मैसेज आया, सर, समीर की आखिरी लोकेशन ट्रैक हुई है। वो एक पुरानी फैक्ट्री के पास देखा गया है। विक्रम बोला, चलो वहीं। वक्त बहुत कम है।
जब वे फैक्ट्री के पास पहुंचे तो गेट पर ताला टूटा हुआ मिला। अंदर घुसते ही बदबू का एक झटका सा लगा। पूरा हाल अंधेरे में डूबा था। रजत ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई बच्चा दीवार पर डरावनी चीजें बनाता है। अचानक एक आवाज गूंजी, विक्रम। इतना वक्त लगा मुझे ढूंढने में। चलो अब खेल शुरू करते हैं। विक्रम और रजत ने चारों ओर देखा। आवाज हर दिशा से आ रही थी। फिर सामने एक दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर सिर्फ एक दर्पण था। उस पर लिखा था, आगे बढ़ो पर हर कदम तुम्हारा अतीत खोलेगा। विक्रम ने दर्पण को देखा। उसमें उसका चेहरा था, पर आंखों में डर और पछतावा। उसने खुद से कहा, अगर ये खेल है तो मैं इसके आखिरी पड़ाव तक जाऊंगा। और फिर वो दरवाजे के अंदर चला गया। विक्रम ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसके पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। वो टॉर्च जलाने ही वाला था कि अचानक एक तेज लाइट जल उठी। लाइट सीधे उसकी आंखों पर पड़ी और कुछ देर के लिए वो देख ही नहीं पाया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें रोशनी की तरफ ढलने लगी। सामने एक लंबा गलियारा था और दोनों दीवारों पर उसके पुराने केस की तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट था, गलती नंबर 1, गलती नंबर 2, गलती नंबर 3, और ऐसे ही बढ़ते हुए। विक्रम एक एक तस्वीर को देखता जा रहा था। एक तस्वीर में एक औरत की लाश थी, अनामिका शर्मा। एक केस जिसमें विक्रम ने आरोपी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया था। अगले हफ्ते उस आरोपी ने खुदकुशी कर ली थी और आज तक कोई नहीं जान पाया था कि असली कातिल कौन था। दूसरी तस्वीर एक बच्चे की थी, रोहन वर्मा, जो एक अपहरण केस में मारा गया था। विक्रम ने उस केस को क्लोज किया था क्योंकि कोई लीड नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज उस तस्वीर के नीचे लिखा था, उसकी चीखें अब भी गूंजती है। विक्रम की सांसें तेज हो गई। वो समझ गया था कि समीर सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उसके पूरे करियर की छानबीन की थी। हर केस, हर फैसला, हर गलती। तभी दीवार पर लगी एक स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। समीर एक बार फिर स्क्रीन पर था। वो मुस्कुरा रहा था। कैसा लग रहा है विक्रम सर, अपने बनाए हुए फैसलों को सामने देखकर? मैंने आपकी हर फाइल पढ़ी है, हर गलती याद रखी है। अब मेरी बारी है आपको वो सब दिखाने की जो आपने नहीं देखा। स्क्रीन बंद हो गई और सामने का दरवाजा खुल गया। विक्रम उस दरवाजे से अंदर गया। ये कमरा पहले से भी ज्यादा अजीब था। बीच में एक कुर्सी रखी थी और सामने एक मेज जिस पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था। दीवारों पर कई अखबार चिपके थे जिनके हेडलाइंस में एक ही नाम बार बार आ रहा था, डिटेक्टिव विक्रम सॉल्व्स अनदर मिस्ट्री, विक्रम द हीरो, जस्टिस बाय विक्रम। लेकिन हर हेडलाइन पर लाल मार्कर से एक शब्द लिखा गया था, झूठ। टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उसमें एक लड़की की डर से कांपती आवाज थी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मम्मी, पापा, और फिर चीख। टेप वही बंद हो गया। विक्रम की आंखें भर आई। ये वही आवाज थी जो उस अनसुलझे केस की थी जिसे उन्होंने बंद कर दिया था, ये कहकर कि कोई उम्मीद नहीं बची। तभी एक दीवार सरक गई और उसके पीछे एक सीढ़ी दिखाई दी, नीचे की तरफ जाती हुई। विक्रम ने बिना वक्त गवाए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। नीचे एक तहखाना था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल डरावना। वहां एक टेबल पर एक और लाश रखी थी। इस बार विक्रम को देखते ही पहचान में आ गई। ये इंस्पेक्टर अर्जुन था, उसका पुराना जूनियर जो कई साल पहले गायब हो गया था।
उस वक्त सबने माना था कि अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी और विदेश चला गया, लेकिन अब उसकी बॉडी इसी तहखाने में मिली थी, सड़ी हुई पर पहचानने लायक। उसकी जेब में एक कागज रखा था। विक्रम ने कांपते हाथों से उसे निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। मैं जान गया था कि समीर क्या कर रहा है, पर उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने मुझे मार दिया। विक्रम के हाथ से कागज गिर गया। वो अब डर और गुस्से के बीच फंसा हुआ था। समीर सिर्फ खेल नहीं खेल रहा था, वो विक्रम की आत्मा को धीरे धीरे तोड़ रहा था। फिर एक हल्की सी आहट हुई। तहखाने की सबसे पिछली दीवार पर हलचल हुई। एक छोटा सा चोर दरवाजा खुला और उस दरवाजे से एक बच्चा बाहर आया। गंदे कपड़े, सूजी आंखें और चुप्पी। विक्रम ने झुककर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बच्चे ने बहुत धीरे से कहा, मैं आरव हूं। समीर अंकल कहते हैं कि अगर मैं बाहर गया तो वो मेरी मम्मी को मार देंगे। विक्रम चौंक गया। समीर अब बच्चों को भी इस खेल में शामिल कर रहा था। विक्रम ने धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। अब बस बहुत हुआ। तभी स्पीकर से समीर की आवाज गूंजी, अगर तुम बच्चे को बाहर ले गए तो तुम्हारी एक और पुरानी गलती जिंदा हो जाएगी। सोच लो विक्रम, क्या तुम फिर से किसी मासूम की जान खतरे में डालोगे? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चे को सीने से लगाकर तहखाने से बाहर की ओर दौड़ने लगा। पीछे एक धमाका हुआ, जैसे कोई फ्यूज उड़ा हो। तहखाने की लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में विक्रम बच्चे को लेकर तेजी से ऊपर की तरफ भागा। जैसे तैसे बाहर पहुंचा और देखा कि फैक्ट्री के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थी। रजत और उसकी टीम वहां पहुंच गई थी। रजत दौड़ते हुए आया, सर, आप ठीक है? ये बच्चा कौन है? विक्रम ने थक कर कहा, समीर का अगला शिकार। रजत ने बच्चे को संभाला और कहा, हम इसे सेफ प्लेस ले जाते हैं। सर, अंदर से और क्या मिला? विक्रम ने कहा, समीर एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। वो लोग जिनका मुझसे कोई न कोई जुड़ाव है और जिनके केस कभी मैनेज हुए थे। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये मेरे पूरे करियर की रीट्रायल है। रजत बोला, सर, अब तो उसे पकड़ना ही होगा। विक्रम ने दूर आसमान की ओर देखा, जैसे वहां कोई जवाब हो। नहीं रजत, अब उसे सिर्फ पकड़ना नहीं, खत्म करना होगा, क्योंकि अगली बारी मेरी है और मैं इंतजार नहीं करूंगा। विक्रम उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। आरव की डरी हुई आंखें और अर्जुन की लाश उसकी आंखों के सामने घूमती रही। समीर अब सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं रह गया था, वो एक ऐसा शातिर दिमाग बन चुका था जो विक्रम की जिंदगी को, उसके हर फैसले को, हर कमजोरी को हथियार बना रहा था। सुबह होते ही विक्रम सीधा पुलिस हेडक्वार्टर गया। रजत उसकी हालत देखकर चौंक गया। विक्रम की आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ, लेकिन आंखों में एक अलग ही आग थी। रजत, सब पुराने केस निकालो, स्पेशली वो केस जिन्हें हमने बंद कर दिया था, लेकिन जिनमें कभी संदेह बाकी रह गया था। और एक लिस्ट बनाओ उन सब लोगों की जिनसे मैं उन केसों में मिला था, गवाह, आरोपी, पीड़ित परिवार, सब। रजत ने बिना सवाल किए काम शुरू कर दिया। उधर समीर ने अगली चाल चल दी थी। शहर के एक पुराने थिएटर में एक ब्लास्ट हुआ। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट के बाद वहां एक वीडियो प्रोजेक्ट हुआ जिसमें विक्रम के कई पुराने केस की झलकियां दिखाई गई। हर केस के बाद एक लाइन दिखाई देती थी, गलती नंबर 4, अब देखो इसका बदला कैसे लूंगा। पूरा शहर हिल गया। मीडिया ने हेडलाइन बना दी, क्या विक्रम के पुराने केस ही
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने भी विक्रम को बुलाकर कहा, मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन अब ये सिर्फ आपकी जंग नहीं रही, हमें पब्लिक को जवाब देना है। विक्रम ने शांत होकर जवाब दिया, सर, ये लड़ाई अब मेरी आत्मा की है, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। उसी शाम विक्रम को एक और चिट्ठी मिली, उसके घर के दरवाजे पर, बिना किसी नाम के। चिट्ठी में सिर्फ एक फोटो थी, एक जवान लड़की जिसकी आंखों में खौफ था। नीचे लिखा था, ये वही लड़की है जिसे तुमने खुद उसके केस में बोलने का मौका नहीं दिया था, अब इसकी सजा भुगतो। विक्रम उस लड़की को पहचान गया, पूजा सक्सेना। वो एक रेप केस की पीड़िता थी। लेकिन विक्रम के फैसले के बाद आरोपी छूट गया था, क्योंकि सबूत कमजोर थे। बाद में पूजा ने शहर छोड़ दिया था। विक्रम उसी वक्त पूजा की तलाश में निकल गया। पुराने पते पर पहुंचा तो वहां ताला लटका था। पड़ोसियों से पता चला कि कुछ दिन पहले एक आदमी आया था जो खुद को डॉक्टर बता रहा था और पूजा को अपने साथ ले गया। पूजा तब मानसिक रूप से बहुत अस्थिर थी। विक्रम समझ गया, समीर ने पूजा को किडनैप किया है। तभी रजत का फोन आया, सर, हमने उस ब्लास्ट वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। एक आदमी चेहरा छुपाकर थिएटर में कुछ सेटअप कर रहा था। उसकी चाल और हाइट आपकी पुरानी फाइलों के एक आदमी से मैच करती है, आदित्य गुप्ता, वो आदमी जो आपके एक केस में गलत आरोपी बनकर जेल गया था। बाद में सबूत मिले कि वो बेकसूर था। विक्रम का सिर झुक गया। ये सब अब जोड़ने लगा था। समीर शायद अकेला नहीं है, उसके साथ ऐसे कई लोग हैं जो विक्रम के खिलाफ हो गए थे, जिन्हें सिस्टम ने या खुद विक्रम ने इंसाफ नहीं दिया। उसी रात एक और वीडियो आया, इस बार सीधे विक्रम के फोन पर। वीडियो में पूजा एक कमरे में बंधी हुई थी और उसकी आंखों में खौफ था। फिर समीर की आवाज आई, विक्रम, अब वक्त आ गया है तुम्हारे सबसे बड़े फैसले का। तुम्हें चुनना है, या तो पूजा को बचाओ या उस जगह जाओ जहां तुम्हारे एक और पुराने साथी को मारने वाला हूं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। विक्रम चुपचाप स्क्रीन देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, लेकिन अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसने रजत को बुलाया और कहा, मुझे एक काम करना है, लेकिन अकेले, और अगर मैं वापस न लौटूं तो इस केस को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रजत ने कहा, सर, आप अकेले क्यों? ये हमारी टीम का केस है। विक्रम ने कहा, नहीं रजत, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी है। अगर मैं 2 हिस्सों में बंट गया तो समीर जीत जाएगा। मुझे अब उसे उसकी ही भाषा में जवाब देना होगा। विक्रम ने फिर दोनों लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। वीडियो में दिखी खिड़की, पंखे की आवाज, बाहर से आती ट्रेन की सीटी, सब मिलाकर उसने अंदाजा लगाया कि पूजा को शहर के पुराने स्टेशन के पास किसी कमरे में रखा गया है। वही दूसरी जगह जहां विक्रम का एक और पुराना साथी खतरे में था। वो जगह थी एक फार्म हाउस, जहां विक्रम ने कभी एक एनकाउंटर किया था, लेकिन बाद में वो केस संदिग्ध बन गया था। विक्रम ने एक रिस्क उठाया। उसने पूजा को बचाने का फैसला किया। वो बिना किसी को बताए स्टेशन के पास के एक पुराने गोदाम में पहुंचा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक रेड लाइट ऑन हुई और एक रिकॉर्डेड आवाज आई, गलत फैसला, विक्रम, अब तुम एक और की जान नहीं बचा पाए। उसी वक्त फार्म हाउस से धमाके की खबर आई। पुलिस रेडी थी, लेकिन देर हो चुकी थी। वहां सिर्फ राख बची थी। विक्रम उस गोदाम में अंदर बढ़ा। वहां पूजा एक कुर्सी से बंधी हुई थी, बेहोश लेकिन जिंदा। विक्रम ने उसे छुड़ाया, पानी पिलाया
और जैसे ही बाहर निकलने लगा, एक साया तेजी से पीछे से आया और उस पर हमला कर दिया। वो समीर था। वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। विक्रम और समीर के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। समीर के हाथ में चाकू था, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ मोड़ दिया और उसे नीचे गिरा दिया। तू हार गया समीर, विक्रम चिल्लाया। समीर हंसने लगा। नहीं विक्रम, मैं पहले ही जीत चुका हूं। अब तुम सिर्फ एक लाश बचा पाए हो, बाकी सब तुम्हारी पुरानी कहानियों में दब चुके हैं। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। अब तू जेल जाएगा, वहीं सड़ेगा और वही सोचेगा कि इंसाफ कैसे मिलता है। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। समीर को हथकड़ी लगी। पूजा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन विक्रम की आंखों में अब भी सुकून नहीं था, क्योंकि समीर की बात में एक बात सच थी। बहुत सी कहानियां अब भी अधूरी थी और अभी भी एक कड़ी बाकी थी, वो जो सबके पीछे की असली वजह थी। विक्रम ने समीर को जेल भिजवाकर चैन की सांस तो ली, लेकिन उसके मन में अब भी बहुत कुछ अधूरा था। समीर की हंसी, उसके आखिरी शब्द, मैं पहले ही जीत चुका हूं, बार बार विक्रम के दिमाग में गूंजते रहे। एक हफ्ता बीत चुका था। पूजा अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी और अपने परिवार के पास सुरक्षित थी। पुलिस ने समीर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और मुकदमा जल्द ही शुरू होने वाला था। लेकिन विक्रम को लग रहा था जैसे कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा था। जैसे ही उसने आदित्य गुप्ता की फाइल दोबारा खोली, उसकी नजर एक पुराने क्लू पर पड़ी। एक डॉक्टर का नाम, डॉक्टर विनीत माथुर। वो वही डॉक्टर था जिसने कोर्ट में आदित्य को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर केस को और उलझा दिया था। विक्रम को अचानक कुछ याद आया। जब पूजा की तलाश में वह गया था, तब पड़ोसियों ने बताया था कि उसे ले जाने वाला एक आदमी खुद को डॉक्टर बता रहा था। क्या ये वही डॉक्टर हो सकता है? विक्रम ने उस नाम पर दोबारा जांच शुरू की। पता चला कि डॉक्टर विनीत पिछले कुछ सालों से किसी मेडिकल बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन वो एक गुप्त मानसिक चिकित्सा केंद्र चला रहा था, जो कानूनी रूप से कभी दर्ज ही नहीं हुआ। विक्रम ने रजत से कहा, समीर तो सिर्फ मोहरा था, असली चालाक आदमी कोई और है, शायद यही डॉक्टर। रजत ने फौरन उस लोकेशन पर एक टीम भेजी। विक्रम खुद भी वहां गया। ये जगह शहर से दूर एक सुनसान इलाके में थी। बाहर से एक फार्म हाउस जैसा दिखने वाला बंगला। जैसे ही टीम ने अंदर प्रवेश किया, वहां का नजारा चौंकाने वाला था। अंदर कई कमरे थे जिनमें मानसिक रूप से परेशान दिखने वाले लोग बंद थे, कुछ शांत, कुछ डरावनी आंखों से घूरते हुए। और वहां बीच में एक बड़ी सी ऑफिस चेयर पर बैठा, आराम से कॉफी पीता हुआ डॉक्टर विनीत। वो बिल्कुल नहीं घबराया। विक्रम ने उससे कहा, तू ये सब कब से कर रहा है? डॉक्टर विनीत मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी वजह से शुरू किया विक्रम। तुम जैसे पुलिस वाले एक ही चीज भूल जाते हो, इंसान की कहानी। विक्रम ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब? वो बोला, हर वो केस जिसमें तुमने कोई कमी छोड़ी, हर वो इंसान जिसे तुमने अनदेखा किया, हर वो पीड़ा जिसे तुमने सबूत की कमी कहकर नकारा, उन्हें मैंने अपनाया। समीर बस एक जरिया था, असली मकसद तो तुम्हें तोड़ना था। विक्रम एक पल को चुप रहा। वो समझ चुका था, ये इंसान शातिर है, लेकिन पागल नहीं। ये सब एक पूरी प्लानिंग थी। डॉक्टर विनीत ने कहा, समीर मेरे पास मानसिक इलाज के लिए आया था, लेकिन मैं जानता था उसकी पीड़ा कहां से आ रही है। मैंने उसकी आग को हवा दी, और बाकियों को भी जो पीड़ित थे पर कभी सुने नहीं गए। रजत ने पीछे से कहा, सर, इनकमिंग मेल्स में, कॉल्स में
और इन लोगों की फाइलों में काफी कुछ मिला है। कई पुराने केस के लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। डॉक्टर विनीत हंसते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया विक्रम, मैं बस इंसाफ दिला रहा था। अपने तरीके से विक्रम ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरा इंसाफ किसी का मरना नहीं है, ये तेरा खेल था अपनी कुंठा निकालने का। अब इसका अंत होगा। अदालत में पुलिस ने डॉक्टर विनीत को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कई धाराएं लगी, गैरकानूनी क्लिनिक, मानव अधिकारों का उल्लंघन, आपराधिक साजिश। समीर का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में उसने कबूल किया कि उसे भड़काने वाला कोई और था, लेकिन उस पर भी हत्या और आतंक फैलाने के मुग्ध में चले। पूरे देश में हड़कंप मच गया। विक्रम पर फिर से मीडिया का ध्यान गया, लेकिन इस बार तारीफ के साथ अफसोस भी। विक्रम ने उस दिन खुद को एक लंबी चिट्ठी लिखी, एक सच्चे इंसाफ पसंद पुलिस वाले से एक इंसान को। विक्रम, तूने बहुत केस सुलझाए, लेकिन हर केस की एक परछाई होती है, और कभी कभी वो परछाई पीछे लौट कर आती है, तुझसे सवाल करने। तू इंसान है, मशीन नहीं। और इंसाफ कभी भी बस कानून से नहीं, इंसानियत से भी मिलता है। याद रख, हर केस की फाइल बंद होने से पहले उस इंसान की कहानी सुनना जरूरी है। वो चिट्ठी उसने अपनी डेस्क पर छोड़ी और पुलिस कमिश्नर को अपना आखिरी सलाम किया। विक्रम अब रिटायर नहीं हो रहा था, वो एक नई शुरुआत कर रहा था। इस बार बिना हथियार, सिर्फ सुनने, समझने और इंसाफ की नई परिभाषा लिखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।